परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस एडवांस्ड। मैं सुरजीत कक्कड़ और ये सेशन आपको प्रिपेयर करेगा हमारे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस रूम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.surjitkakkad.com विजिट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप कुछ समय निकाल के ये डिस्क्लोजर ज़रूर पढ़ें। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एडवांस पार्ट 1। डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में प्राइस वहां से टर्न होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई आउट ऑफ बैलेंस होता है। मान लेते हैं कि 4 बायर्स एबीसी स्टॉक को 250 रुपये पे खरीदना चाहते हैं, मतलब कि 250 रुपये पे 400 शेयर्स खरीदने के लिए लोग तैयार हैं, मगर खरीदने के लिए उनको सेलर्स भी चाहिए। तो 2 सेलर्स आते हैं जो कहते हैं कि हम 250 रुपये पे 50 शेयर बेचने को तैयार हैं। इस समय क्या होगा कि ये 2 जो सेलर्स हैं वो एक बायर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिसका नेट रिज़ल्ट ये रहेगा कि हमारे पास अभी भी 250 रुपये पे 300 शेयर्स खरीदने के लिए ऑर्डर है, मगर हमारे पास इस प्राइस पे अभी कोई सेलर नहीं है। अगर अब आप इसको लॉजिकली समझेंगे, जो लोग 250 रुपये पे बेचना चाहते थे उन्होंने पहले ही बेच दिया, तो अगला जो सेलर होगा वो 250 रुपये से ऊपर ही होगा। इसलिए अगर ये बायर्स अभी भी ख़रीदना चाहते हैं, इनको अपना भाव बढ़ाना पड़ेगा और महंगा ख़रीदना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको चार्ट पे ग्रीन कलर की कैंडल दिखेगी। इससे हमें ये समझ आता है कि जब भी प्राइस मूव करता है उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, और वो रीज़न ये है कि बायर और सेलर में से या तो बायर ज़ीरो हो गए हैं या सेलर ज़ीरो हो गए हैं। अगर सेलर ज़ीरो होंगे तो भाव ऊपर जाएगा। ऐसे ही अगर 250 रुपये पे हमारे पास 4 सेलर्स हैं जो 100 शेयर ईच बेचना चाहते हैं, मतलब कि 250 रुपये पे 400 शेयर्स बेचने के लिए। अब इन शेयर्स को बेचने के लिए कोई ख़रीदार भी होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि 2 बायर्स आते हैं जो 50 शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हैं। तो अब क्या होगा कि एक सेलर इन 2 बायर्स को अब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे पास अभी भी 3 सेलर बच जाएंगे और ख़रीदने की तरफ हमारे पास कोई बायर नहीं है। तो अगर आप इसको फिर लॉजिकली समझेंगे, जो लोग 250 रुपये पे ख़रीदना चाहते थे उन्होंने पहले ही ख़रीद लिया, मतलब कि अगला बायर जो होगा वो 250 रुपये से नीचे ही होगा, 250 के ऊपर नहीं होगा। जिसका मतलब ये है कि अब इन सेलर्स को सस्ते भाव पे बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से रिज़ल्ट होगा कि एक रेड कलर की कैंडल आपको चार्ट पे दिखेगी। तो अगर किसी प्राइस पे बायर और सेलर में से कोई एक ज़ीरो हो जाता है, उसकी वजह से प्राइस मूव करता है। अगर बायर ज़ीरो हो जाते हैं तो प्राइस नीचे जाएगा, और अगर सेलर ज़ीरो हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा। इस एग्जाम्पल से हमको ये समझ आता है कि प्राइस ऊपर मूव तभी करता है जब किसी लेवल पे हमारा डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है, और प्राइस नीचे तभी मूव करता है जब किसी लेवल पे हमारा सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होता है। क्योंकि अब हम ये समझते हैं कि भाव सिर्फ डिमांड और सप्लाई की वजह से मूव करता है, हम डिमांड और सप्लाई को अपना परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं ये समझते हैं। मान लेते हैं कि हम एक स्टॉक का प्राइस एक्शन देख रहे हैं और वो स्टॉक अभी एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो एकदम से नीचे जाना शुरू हो जाता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये प्राइस नीचे क्यों गया? क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले समझा कि जब भी प्राइस ऊपर या नीचे जाता है उसका रीज़न डिमांड और सप्लाई का इम्बैलेंस होता है। तो इस एरिया में जो इम्बैलेंस था उसको आप डिमांड बोलेंगे या सप्लाई? मुझे यकीन है कि आपका आंसर इस क्वेश्चन का सप्लाई होगा, क्योंकि भाव नीचे गया, इसका मतलब इस एरिया में ज़्यादा सप्लाई था जिसकी वजह से प्राइस नीचे आ गए। तो अब इस एरिया को हम 2 लाइन से मार्क कर सकते हैं और इस एरिया को हम सप्लाई जोन बोल सकते हैं। ऐसे ही भाव नीचे आने के बाद फिर एक रेंज में ट्रेड होता है, और थोड़ी देर ट्रेड होने के बाद एकदम से ऊपर जाना शुरू कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि प्राइस ऊपर क्यों गया? क्योंकि हमको मालूम है कि जब भी सप्लाई और डिमांड में इम्बैलेंस होता है तभी प्राइस मूव करता है। इसका मतलब ये है कि इस एरिया में कुछ इम्बैलेंस था, और उस इम्बैलेंस को आप डिमांड या सप्लाई में से क्या बोलना चाहेंगे? और मेरे को ये यकीन है कि आप उसको डिमांड बोलेंगे, क्योंकि डिमांड की वजह से ही भाव ऊपर जाता है। तो अब हम इस एरिया को, जहाँ पे चार्ट ने हमको ये प्रूफ करा कि डिमांड ज़्यादा था, उसको 2 लाइन से कवर करके उसको हम डिमांड जोन बोल सकते हैं। तो ऐसा करने से हमने चार्ट पे डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब सवाल ये होता है
कि इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पे नौसिखिए क्या कर रहे होंगे। जब प्राइस इस सप्लाई जोन में है, ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी, मतलब कोई खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। बट अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे कौन खरीदेगा, यहाँ पे वही लोग खरीदेंगे जो अप ट्रेंड में खरीदते हैं, यहाँ पे वही लोग खरीदेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को खरीदते हैं, और वो लोग नौसिखिए ही हो सकते हैं, प्रोफेशनल्स नहीं। ऐसे ही अगर प्राइस नीचे डिमांड जोन में जाता है और यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, तो इसका मतलब कोई खरीद और बेच रहा है। बट सवाल ये है कि यहाँ पे कौन बेच रहा होगा। यहाँ पे वही लोग बेच रहे होंगे जो डाउन ट्रेंड में बेचते हैं या फिर एक फंडामेंटली वीक कंपनी को बेचते हैं, जिसका मतलब ये कि ये लोग नौसिखिए हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि नौसिखिए कौन सी मिस्टेक करते हैं जब वो ट्रेडिंग करते हैं। नौसिखियों की दो बाइंग मिस्टेक्स ये रहती हैं। पहली, वो हमेशा प्राइस की रैली होने के बाद ही खरीदते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो अप ट्रेंड में खरीदते हैं या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को खरीदते हैं या फिर वो ग्रीड के कारण खरीद रहे हैं। तो जैसे ही हम देखेंगे कि कोई प्राइस ऊपर जाने के बाद अभी भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो बायर एक नॉविस बायर होगा। ऐसे ही अगर हम ये समझना चाहें कि नौसिखिए सेलिंग मिस्टेक क्या करते हैं, तो उनका मिस्टेक ये रहेगा कि वो हमेशा प्राइस नीचे आने के बाद ही बेचते हैं, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में बेचना चाहते हैं और फंडामेंटली वीक कंपनी को बेचना चाहते हैं। और तीसरा रीज़न इसका फियर भी हो सकता है। और जब कोई यहाँ पे बेच रहा होगा, उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रेडर एक नौसिखिया हो सकता है। क्योंकि अब हम इन नौसिखियों की दो मिस्टेक्स समझते हैं, तो हमारा एक्शन क्या रहना चाहिए। जैसे ही हम देखते हैं कि प्राइस हमारे डिमांड जोन पे आया, मतलब कि अब कोई सस्ते भाव पे बेच रहा होगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भाव ऊपर जाएगा, तो उस नौसिखिए सेलर से हमको खरीदना चाहिए। अगर हमारे खरीदने के बाद भाव ऊपर जाता है तो आप उस ट्रेड पे प्रॉफिट करेंगे, मगर अगर वो भाव नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हमारे को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही जब प्राइस सप्लाई जोन में ऊपर आता है, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ से भाव नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, इसलिए यहाँ पे हम उस नौसिखिए को बेचेंगे जो महंगे प्राइस पे खरीद रहा है। और अगर हमारे बेचने के बाद भाव नीचे जाता है तो इस ट्रेड पे हम पैसा बनाएंगे। अगर भाव ऊपर जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हमको प्रोटेक्ट करेगा। डिमांड जोन के सिर्फ दो पैटर्न हो सकते हैं, या तो DBR या फिर RBR। अगर आप इस चार्ट को देखें तो प्राइस नीचे आ रहा था, और नीचे आने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, और वो है ज़्यादा सप्लाई। इस नीचे की मूव को हम ड्रॉप बोलेंगे। प्राइस नीचे आने के बाद ये एक रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गया, जिसका मतलब ये है कि इस रेंज में हमारे पास डिमांड और सप्लाई बैलेंस में था, जिसकी वजह से ट्रेडिंग एक रेंज में होना शुरू हो गई। और इस पॉज को या बैलेंस एरिया को हम बेस बोलते हैं। कुछ देर के बाद प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया, और प्राइस ऊपर जाने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, जो कि है ज़्यादा डिमांड, और इस ऊपर की मूव को हम रैली बोलते हैं। तो जब भी हम ये पिक्चर, जिसको ड्रॉप बेस रैली कहा जाता है, इसको चार्ट पे देखते हैं, ये पिक्चर हमको बताता है कि ये ऐसा एक एरिया था जहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और वो इम्बैलेंस ज़्यादा डिमांड था, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया। इसलिए एक ड्रॉप बेस रैली हमेशा एज अ डिमांड जोन यूज़ करा जाएगा। ऐसे ही रैली बेस रैली में पहले भाव ऊपर जा रहा था, जिसका मतलब कि डिमांड ज़्यादा थी, और इस ऊपर की मूव को हम रैली बोलेंगे। उसके बाद प्राइस एक रेंज में ट्रेड होना शुरू हो गए या कुछ देर के लिए रुक गए। इसको हम बेसिंग बोलते हैं, और बेसिंग ये दर्शाता है कि प्राइस किसी रेंज में ट्रेड हो रहा था, मतलब कि हम दोबारा इक्विलिब्रियम में आ गए थे, और इस इक्विलिब्रियम के बाद फिर से प्राइस ऊपर जाना शुरू हो गया, जो ये दर्शाता है कि डिमांड ज़्यादा थी, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया, और इस ऊपर की मूव को रैली कहा जाता है। तो जहाँ पे भी वो बेसिंग था, जो हमारे इम्बैलेंस का ओरिजिन था, उसको हम एज अ डिमांड एरिया दो लाइन ड्रॉ करके मार्क कर सकते हैं। ऐसे ही सप्लाई के दो पैटर्न्स होते हैं, एक को RBD, दूसरे को DBD कहा जाता है। RBD का मतलब होता है रैली बेस ड्रॉप। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं पहले भाव ऊपर जा रहा था, जिसको हम रैली बोल सकते हैं। ऊपर जाने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, जो कि है ज़्यादा डिमांड।
उसके बाद प्राइस बेस करना शुरू कर गया, मतलब कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, ट्रांजैक्शंस हो रही थी, बायर्स भी थे और सेलर्स भी थे, और कुछ देर के बाद वो जो इक्विलिब्रियम है इस बेस पे वो इम्बैलेंस में क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाना शुरू हो गया, और इस नीचे की मूव को हम ड्रॉप बोलते हैं। तो जो वो एरिया था जहाँ पे ये इम्बैलेंस क्रिएट हुआ उसको हम 2 लाइंस ड्रॉ करके अपना सप्लाई एरिया बोल सकते हैं। ऐसे ही ड्रॉप बेस ड्रॉप में पहले प्राइस नीचे जा रहा था, मतलब कि प्राइस ड्रॉप हो रहा था। उसके बाद फिर इक्विलिब्रियम फेस आया जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही थी, और इस इक्विलिब्रियम फेस को हम बेसिंग बोलते हैं। और इस बेसिंग के बाद अगेन सप्लाई ज़्यादा था, जिसकी वजह से प्राइस नीचे जाना शुरू हुआ, जिसको ड्रॉप कहा जाता है। तो वो एरिया जहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम इम्बैलेंस में क्रिएट हुआ उसको हम 2 लाइन से मार्क करके अपना सप्लाई जोन बोल सकते हैं। पार्ट 1 में भी हमने समझा था कि हम डिमांड और सप्लाई पे क्या एक्शन लेते हैं। आइए उसको रिवाइज करते हैं। अगर हमको चार्ट पे एक डिमांड जोन मिलता है जो कि ड्रॉप बेस रैली हो सकता है या फिर रैली बेस रैली हो सकता है, वो जोन ड्रॉ करने के बाद हम इंतज़ार करते हैं प्राइस का वापस इस जोन में आने का। जैसे ही प्राइस जोन में वापस आता है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से भाव ऊपर जा सकता है, बिकॉज हमने हिस्ट्री में देखा यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, जो हमको ज़्यादा डिमांड का इम्बैलेंस दिखा रहा था। तो हमारा एक्शन ये रहेगा, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ से भाव ऊपर जा सकता है, हम इधर बाय करेंगे। और यहाँ पे बाय करने से हम उस नौसिखिए से बाय कर रहे हैं जो एक ड्रॉप के बाद बेच रहा है, और एक ऐसे एरिया में बेच रहा है जहाँ पे हिस्ट्री में चार्ट ने हमको प्रूव करा था कि डिमांड सप्लाई से ज़्यादा था। अगर हमारे खरीदने के बाद भाव ऊपर जाता है तो हम इस ट्रेड में पैसा बनाएंगे, मगर अगर भाव नीचे जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस हमें प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही हमारा सप्लाई जोन का एक्शन क्या होगा? सप्लाई जोन या तो रैली बेस्ड ड्रॉप हो सकता है या फिर ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। जब भी हमको सप्लाई जोन चार्ट पे मिल जाएगा, हम इंतज़ार करेंगे प्राइस का वापस सप्लाई में आने के लिए। अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सप्लाई है, यहाँ से भाव नीचे जा सकता है। तो हमारा एक्शन ये रहेगा कि जो नौसिखिया प्राइस ऊपर आने के बाद खरीद रहा है, मतलब कि महंगा खरीद रहा है, हम उसको महंगे भाव पे बेचेंगे। और अगर हमारे बेचने के बाद भाव नीचे जाता है तो आप इस ट्रेड में पैसा बनाएंगे। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो आपका स्टॉप लॉस आपको प्रोटेक्ट करेगा। क्योंकि अब हम ये समझ गए हैं कि डिमांड जोन के 2 पैटर्न ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली होते हैं, ऐसे ही सप्लाई जोन के 2 पैटर्न रैली बेस्ड ड्रॉप और ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप होते हैं। आइए समझते हैं कि जोन के कंपोनेंट्स क्या क्या रहेंगे। किसी भी जोन के, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो, उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम लेग इन, बेसिंग और लेग आउट कहते हैं। जो बेसिंग होगा वो एज अ रूल हमेशा बोरिंग कैंडल होना चाहिए। बेसिंग के जो लेफ्ट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको हम लेग इन बोलेंगे, और बेसिंग के जो राइट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको हम लेग आउट बोलेंगे। ऐसे ही रैली बेस रैली में बेसिंग हमेशा बोरिंग कैंडल रहेगा। बेसिंग के जो लेफ्ट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको हम लेग इन बोलेंगे, एंड बेसिंग के जो राइट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको हम लेग आउट कहेंगे। ऐसे ही सप्लाई में रैली बेस्ड ड्रॉप में जो बेसिंग होगा वो हमेशा बोरिंग कैंडल रहेगा, और इस बोरिंग कैंडल के लेफ्ट साइड पे जो एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको लेग इन कहा जाएगा, और इस बोरिंग कैंडल्स के जो राइट हैंड साइड पे एक्साइटिंग कैंडल्स होंगे उनको लेग आउट कैंडल कहा जाएगा। ऐसे ही ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में आपका बेसिंग कैंडल हमेशा बोरिंग कैंडल होगा। इस बेसिंग के लेफ्ट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल को लेग इन कहा जाएगा, और इस बेसिंग के राइट साइड पे एक्साइटिंग कैंडल को लेग आउट कहा जाएगा। संक्षेप में, कोई भी जोन हमेशा 3 कंपोनेंट से बना होगा जिसको लेग इन, बेसिंग और लेग आउट कहते हैं। बेसिंग हमेशा बोरिंग कैंडल्स रहेंगी और लेग इन और लेग आउट हमेशा एक्साइटिंग कैंडल्स। आइए अब समझते हैं कि हमारे जोनिंग के रूल्स क्या रहेंगे। मान लेते हैं कि ये ब्लैक लाइन हमारा करंट प्राइस दर्शाती है। जब भी हम बेचना चाहेंगे हम करंट प्राइस से महंगा बेचना चाहेंगे, और जब भी हम खरीदना चाहेंगे हम करंट प्राइस से सस्ता खरीदना चाहेंगे। इसका मतलब हमारा सप्लाई जोन हमेशा करंट प्राइस के ऊपर होगा और हमारा डिमांड जोन हमेशा करंट प्राइस के नीचे। अब अगर हम करंट प्राइस से डिमांड या सप्लाई की तरफ जाते हैं तो जो लाइन हम सबसे पहले पहुंचते हैं उस लाइन को प्रॉक्सिमल लाइन कहा जाता है, और जो लाइन बाद में आती है उस लाइन को डिस्टल लाइन कहा जाता है। तो एज अ रूल जो लाइन करंट प्राइस के पास होती है उसको प्रॉक्सिमल लाइन कहते हैं, और जो लाइन करंट प्राइस से दूर होती है उसको हम डिस्टल लाइन कहते हैं। तो अब समझते हैं कि डिमांड जोन के लिए हम प्रॉक्सिमल लाइन और डिस्टल लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे।
एक ड्रॉप बेस रैली में आपका जो प्रॉक्सिमल लाइन होगा वो बेसिंग कैंडल की सबसे हाईएस्ट बॉडी से लिया जाएगा और जो आपका डिस्टल लाइन होगा वो आपके ड्रॉप बेस रैली में से सबसे लोवेस्ट पॉइंट से लिया जाएगा। ऐसे ही रैली बेस रैली में प्रॉक्सिमल का रूल चेंज नहीं होगा। आपकी बेसिंग में जो हाईएस्ट बॉडी है उससे प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करी जाएगी और डिस्टल लाइन के लिए हम लोवेस्ट लो यूज़ करते हैं रैली बेस रैली का, जिसमें हम लेग इन को इंक्लूड नहीं करते। इसका मतलब लेग इन को एक्सक्लूड करते हुए जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वहाँ से डिस्टल लाइन ड्रॉ करी जाएगी। ऐसे ही सप्लाई के प्रॉक्सिमल और डिस्टल के रूल्स ये रहेंगे कि रैली बेस ड्रॉप में जो आपका लोवेस्ट बॉडी बेसिंग में है उसको प्रॉक्सिमल लाइन के लिए यूज़ करा जाएगा और आपके रैली बेस ड्रॉप में जो हाईएस्ट हाई है वहाँ से डिस्टल लाइन। इसी तरह आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप में प्रॉक्सिमल का रूल चेंज नहीं होगा। प्रॉक्सिमल का रूल आपकी बेसिंग की लोएस्ट बॉडी यूज़ करी जाएगी, बट डिस्टल लाइन के लिए हम ड्रॉप बेस ड्रॉप का लेग इन को एक्सक्लूड करके जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ से डिस्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। किसी भी ट्रेडर को ओवरऑल मार्केट एनवायरनमेंट का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक टाइम फ्रेम का। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन बेसिक में हमने ये सीखा था कि किसी भी तरह का ट्रेड प्लान करने के लिए हम 3 टाइम फ्रेम्स यूज़ करेंगे, हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम। लेकिन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सिमुलेशंस एडवांस में हम एक और टाइम फ्रेम ऐड करेंगे जिसे हम रिफाइनिंग टाइम फ्रेम कहते हैं। मंथली इनकम ट्रेड के लिए हमारा रिफाइनिंग टाइम फ्रेम 60 मिनट्स होगा, वीकली इनकम ट्रेड के लिए 15 मिनट्स, डेली इनकम ट्रेड के लिए 5 मिनट्स और आवर्ली इनकम ट्रेड के लिए 1 मिनट। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम ये सीखेंगे कि इन रिफाइनिंग टाइम फ्रेम्स को कैसे यूज़ करा जाता है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए आप अपने क्वेश्चंस तैयार रखें। मैं सुरजीत कक्कड़, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं पार्ट 2 में।